नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। एक एक्सक्लूसिव खबर इस समय पर तैर रही है और वो 2 दिन से बीते समय मार्केट में है। और खबर यह है कि रूस भारत से तेल खरीद रहा है। यह हेडलाइन जिस तरह से बाहर निकलकर आती है, भारतीय मीडिया में आज पूरी तरह छा जाती है कि रूस भारत से तेल मंगवा रहा है। अब तक आपने और हमने इतने दिनों तक यही समझा कि भारत 85% अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लिए ईंधन इंपोर्ट करता है। भारत खुद इंपोर्टर है, लेकिन हेडलाइन रूस के लिए निकलकर आती है। बड़ा सवाल बनकर आता है, क्या हो गया? दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक था। इस बीच में जून में भारत ने अकेले रूस से 52% अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लिए तेल इंपोर्ट किया है। जिस तेल को हमने इंपोर्ट किया, अब रूस हमसे वो वापस मंगवा रहा है। ऐसा कैसे? ये बड़ा सवाल है। जब ये सवाल बड़ा है तो इसके पीछे का कारण भी बड़ा होगा। क्या ये खबर वाकई में सच है या कोई फेक न्यूज वायरल हो रही है? इस पूरी बात का आज आपके सामने प्रॉपर तरीके से आंसर करेंगे। इस बात को आंसर करते समय यह भी समझेंगे कि भारत सरकार का इस मामले में जो जवाब है वो कितना संदिग्ध जवाब है। भारत सरकार कह रही है अपन को नहीं पता। ये क्या मतलब है? तेल कोई हवा है क्या जिसको पता चल गया कि इधर से उधर निकल गई और आपको नहीं पता? इस पूरी कहानी में भारत सरकार कैसा रोल प्ले कर रही है, उसे भी डिकोड करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हां, इतना खबरों के माध्यम से लग गया है कि रूस में तेल की किल्लत आ चुकी है। क्या साहब उन्होंने अपना सारा तेल बेच दिया क्या? इंतजार करिए, मैं पूरी मामले को आपके सामने रखने जा रहा हूं। अमेरिका ईरान जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से तेल की क्राइसिस आपने और हमने फेस की है। लेकिन उसके बावजूद हमने वो स्थिति नहीं देखी कि पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें इस इंतजार में कि एक दिन टैंकर आएगा और तेल मिलेगा। यह समय नहीं देखा। वर्तमान में रूस के केस में ऐसी ही तस्वीरें बाहर आ रही हैं। उन तस्वीरों का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं कि रशिया वाकई में ऑयल क्राइसिस में चला गया है, इतना बेच दिया कि खुद के पास नहीं है, या इसमें कोई टेक्निकल अंतर है, मतलब वो क्रूड ऑयल और फिल्टर ऑयल वाली कहानी है। इस पूरी कहानी को आइए आपके साथ में आज साझा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुतिन भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि तेल का क्राइसिस तो है ही। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपसे साझा करनी है, और वो ये कि अक्सर इस तरह के जब प्रश्न होते हैं जो कि सुनते ही आपको एकदम सोचने पर विवश कर देते हैं कि यार तेल बेच रहा था भारत, 52% ऑयल इंपोर्ट रूस से किया है जून 2026 में, खबर आ रही है कि वो खरीद रहा है। ऐसी बातें आपसे अचानक कोई पूछ ले किसी इंटरव्यू में, किसी ऐसी जगह जहां आप अपने बात को रखने गए हो, तो आप असहज हो सकते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि आप किसी क्लास में हैं, किसी स्टेज पर हैं, किसी डिबेट में हैं, किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं, और अचानक आपको ऐसी कोई बात जो आपको नहीं पता वो आपके सामने आ जाए। तो ऐसी बातों को हैंडल करना क्या कोई टेक्निक का हिस्सा होता है? बिल्कुल होता है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम ऐसी बहुत सारी स्किल्स जो आपसे हमने आपके ही गूगल फॉर्म के माध्यम से पूछी थी, उन्हें लेकर हम आ चुके हैं। कोर्स लाइव हो चुका है, लिंक कमेंट बॉक्स में है, जहां लगभग 120 से अधिक हम ऐसे विषयों को डील करने जा रहे हैं जिसमें अपोजिट जेंडर से बात करते समय की हेजिटेशन, मंच पर खड़े होते समय आने वाली हेजिटेशन, बात करते समय स्टेज फोबिया, क्वेश्चन को आंसर करते समय आने वाली दिक्कत, ना कहने की कला, तमाम वो चीजें कि आप कितने अच्छे से सुने जा सकते हैं, सारी बातें हम अपने इस कोर्स में पूरी 1 साल की वैधता के साथ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी पर्सनैलिटीज को डिकोड करेंगे। चाहे फिल्म स्टार्स हों, राजनेता हों, साइंटिस्ट हों, उनकी पर्सनैलिटी के उस विशेष ट्रेट को समझने का प्रयास करेंगे कि यह पर्सनैलिटी, यह व्यक्तित्व असल में किस गुण के कारण आपको समझ में आया। अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में कोई व्यक्तित्व के अंदर परिवर्तन ऑब्जर्व करना, भाषण शैली के अंदर कोई तत्व ऐड करना, तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। लिंक कमेंट बॉक्स में है, यहां पर आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध होने जा रहा है। चलिए तो अब आते हैं मूल मुद्दे पे। एशिया को कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला रूस खुद अब ईंधन की कमी से जूझ रहा है। ये हेडलाइंस बन चुकी हैं, और वो गैसोलीन संकट में है। असल में रशिया के अंदर जो पेट्रोल डीजल गैस भरवाई जा रही है, संयुक्त रूप से उसे गैसोलीन मानिए। ये कुछ तस्वीरें हैं पेट्रोल पंप्स के बाहर लगी हुई रूस में गाड़ियों की कतारें हैं जो आप देख रहे हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें इस समय पूरे रूस में से आ रही हैं। मुख्यतया ऐसी तस्वीरें क्रीमिया वाले क्षेत्र से आ रही हैं। क्रीमिया वो जो कभी यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, अब उस पर 2014 के बाद से कब्जा रशिया का है। आप यहां पर देखें तो ये लंबी कतारें जो आपको दिख रही हैं,
ये कतारें असल में तेल के इंतजार में खड़े हुए व्हीकल्स की हैं। ये जो व्हीकल्स आपको खड़े हुए दिख रहे हैं, ये तेल लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और ये जिस क्षेत्र में देखिए, आप गिनती से यहां पर व्हीकल्स खड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हें पेट्रोल पंप स्टेशन पर जाकर ऑयल भरवाना है। ऑयल की कतारों में जैसे हमारे देश में झगड़े होते हैं, अब यहां के झगड़े भी हेडलाइंस बन रहे हैं। अमेरिकी मीडिया इन्हीं खबरों को चला चला करके पुतिन की मजाक बना रही है। लोगों का कहना है कि 1991 में जो कभी हालात थे रशिया के, पुतिन रशिया को वहीं वापस लेकर पहुंच गए हैं। अब पेट्रोल के अंदर भी कालाबाजारी वहां होने लगी है। इस तरह से खराब तरीके का फ्यूल गाड़ियों में भरने की तस्वीरें आ रही हैं। कुछ भी दे दिया जा रहा है, क्रूड की रिफाइन में भी समय नहीं लगाया जा रहा है। लोग इन बातों की शिकायत कर रहे हैं। एक ड्रोन, एक मतलब हेलीकॉप्टर से लिए गए सीन को अगर आप देखें तो भाई साहब, ये सारी की सारी गाड़ियों की कतारें हैं जो लाइन से लगी हुई हैं पेट्रोल पंप के पास फ्यूल लेने के लिए। ये शायद मतलब देख के लग रहा है कम से कम 5-10 किलोमीटर लंबी तो लाइन है। अगर आप देखें तो कारों की कतारें हैं। ये जो आपको बिल्कुल मच्छर सा दिख रहा है, ये फ्यूल स्टेशन तक आने के लिए लगी हुई व्हीकल्स की लाइनें हैं, जिसे अमेरिका की प्रमुख एजेंसीज के द्वारा शूट किया गया, साझा किया गया कि देखिए हाल क्या हो गया है, कार और ट्रक किस प्रकार से रशिया में लाइन लगाकर खड़े हैं। तमाम ऐसे वीडियोस रशिया से बाहर निकलकर आ रहे हैं जहां पर लोग इस क्राइसिस को हाईलाइट कर रहे हैं कि देखिए किस तरह की स्थितियां हैं। मतलब स्थिति तो विकट है। लोग गुस्सा हो रहे हैं, पुतिन से सवाल कर रहे हैं कि भैया ऐसी स्थिति आ गई, आपने हमें बताया क्यों नहीं। अब आपके मन में भी अब यह सवाल तो बन चुका होगा, लेकिन इसका जवाब जान लीजिए। साथियों, मैंने आप लोगों के सामने समय समय पर कुछ ऐसे सेशंस किए हैं जिसका कारण आपको, मतलब फ्यूल की कमी का कारण उन सेशंस में दिख जाएगा। आज से लगभग 1 महीने पहले, और इवन 18 मई को, 1.5 महीने पहले का यह सेशन है, जब मैंने आपसे यह कहा था कि रूस अब सुरक्षित नहीं है, पुतिन की सुरक्षा दीवार ढह चुकी है, यूक्रेन रशिया पर हमले कर रहा है। आपको ध्यान होगा उस समय भी ये मैंने सेशन किया। फिर मैंने 19 जून को 1 महीने बाद फिर सेशन किया। उधर G7 बैठक चल रही थी, मॉस्को के अंदर यूक्रेन का हमला होता है और रिफाइनरी में आग लगा दी जाती है। 18 से अधिक रिफाइनरियों पर यूक्रेन का हमला अब तक हो चुका है। जिससे तेल रिफाइन होता था, वहां अब हमले हो रहे हैं। मशीनरी रातों रात सही नहीं हो सकती। रिफाइनरियों पर अगर हमले हुए हैं तो वो उन्हें तुरंत सुधारा नहीं जा सकता। महीने भर के भीतर भी अगर किसी प्रकार से कोई रिफाइनरी खराब हुई है तो उसको कितना भी तेजी से आप सही करने निकलें, उसको व्यवस्थित करने में पुनः टाइम लगेगा। रशिया जिस चीज के लिए तैयार नहीं था, यूक्रेन वो सब कर रहा है। उसके तमाम ऑयल स्टोरेजेस के ऊपर, तमाम उन जगहों से जहां से वो ऑयल सप्लाई करता है, वहां हमले कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें खबरों में इस तरह से निकल कर आई कि लगातार रिफाइनरी उसमें आ रही हैं, टारगेट में आ रही हैं। इससे ऑयल सप्लाई 25% तक घट गई। जिस रशिया के अंदर दैनिक मांग 1.1 लाख मैट्रिक टन है, वहां सप्लाई 85,000 मैट्रिक टन की ही हो रही है। और इसकी हेडलाइंस अगर आप थोड़ा पीछे चल के देखें तो 15 मई को यूक्रेन ने हमले किए रशिया की रिफाइनरी पर। आप खबरें 20 मई को यूक्रेन ने हमले किए रिफाइनरी पर, जून 12 को यूक्रेन ने हमले किए रिफाइनरी पर, फिर देखिए जून 16 यूक्रेन के हमले फिर से रिफाइनरी के ऊपर, फिर देखिए 16 जून यूक्रेन ने हमले किए मॉस्को के अंदर। ये सारी की सारी वो खबरें हैं जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया के अंदर अब यूक्रेन के हमले उसके बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर, ऑयल रिफाइनरीज पर, स्टोरेज सेंटर पर और उन गैस और तेल पाइपलाइंस पर जिनसे सप्लाई होती है, क्योंकि रशिया का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इस वजह से यहां पर ईंधन का गंभीर संकट आ पड़ा है। इसके चलते मतलब बहुत सारे क्षेत्र इस समय ऐसे हैं जहां पर ऑयल का क्राइसिस आ चुका है। इसीलिए लोग ऐसे ऐसे वीडियोस तक मतलब इंटरनेट पर तलाश रहे हैं कि तेल चोरी कैसे करते हैं। लोगों की सर्च बदल गई है कि भाई हाउ टू साइफन गैसोलिन, मतलब कहां से निकाल करके हम लेकर आए। इस तरह की चीजें हैं। क्या ये केवल अनुपलब्धता का मामला है? क्या इसकी वजह से प्राइजेस में इजाफा हुआ? बिल्कुल। रूस में पेट्रोल की कीमतों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। कीमतों की वृद्धि को आप ऐसे देख सकते हैं कि जहां 72.38 रूबल प्रति लीटर एक पेट्रोल आपको मिल रहा था, अब वो बढ़कर के लगभग 2.5 गुना पहुंच चुका है। कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर 30% तक ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है। प्राइस हाइक होने का असली कारण उपलब्धता की कमी है। ऐसी स्थिति में फ्यूल के अंदर
हुई जो गैसोलीन के अंदर जो हुई कमी है, यही सबसे बड़ी कमी इस समय रशिया की फेलियर के अंदर दिख रही है। अब सवाल यह है, रिफाइनरी से क्या फर्क पड़ा? रिफाइनरी से फर्क यह पड़ा कि रिफाइनरी क्रूड को रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल में बदलती थी। अब हुआ क्या, असल में अब क्रूड तो उपलब्ध है, लेकिन रिफाइन करने की मशीनरी नहीं है। उन मशीनरियों पर यूक्रेनी हमला हो चुका है। मतलब समझिए कि जो रशिया इस समय पूरी दुनिया को क्रूड बेच रहा है, वो क्रूड दुनिया की रिफाइनरीज को तो उपलब्ध करा रहा है, लेकिन पेट्रोल उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि 29 मार्च को हमने एक सेशन किया था जिसमें यह खबर आई थी कि रूस ने मना कर दिया था कि 1 अप्रैल से मैं दुनिया वालों आपको पेट्रोल नहीं दे पाऊंगा, कारण उसकी रिफाइनरी क्षमताओं को लगातार क्षति पहुंचाई जा रही थी। इसके चलते वो क्रूड सप्लाई तो आज भी भरकर कर रहा है, लेकिन क्रूड सप्लाई के साथ साथ रिफाइनिंग का काम नहीं कर पा रहा है। ऑलरेडी दुनिया में अगर रशिया का तेल भंडार देखा जाए तो वो टॉप 10 के अंदर शामिल है। उसकी उत्पादक क्षमताएं भी, क्रूड निकालने का, प्रोडक्शन का, यूएस के बाद सेकंड नंबर पर रशिया का नाम आता है, लेकिन रिफाइन करने की कैपेसिटी में इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में शामिल है। दुनिया के अगर देश अगर देखें तो चीन, रशिया, क्योंकि रूस अब बाधित हो गया है, तो भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है, जो चीन के बाद, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा ऑयल रिफाइन करता है। तो हम दुनिया भर से पेट्रोल डीजल नहीं मंगाते, हम क्रूड मंगाते हैं। उस क्रूड को अपने रिफाइनरियों में रिफाइन करते हैं। वो रिफाइनरीज हमारे जितने भी पोर्ट्स पर लगी हुई हैं, चाहे ये रिलायंस की रिफाइनरी हो, नायरा रिफाइनरी हो, एचपीसीएल, बीपीसीएल, तमाम रिफाइनरी से हम उस क्रूड को रिफाइन करते हैं। क्या पुतिन इस बात से सहज है? नहीं। पुतिन ने खुद यह स्वीकार किया। 28 जून के दिन की मीडिया रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि हां, हमारे देश में फ्यूल क्राइसिस है। यह खबर अपने आप में बड़ी खबर बनी कि पुतिन का यह स्वीकार कर लेना कि हमारे देश में क्राइसिस है, यह दर्शाता है कि पुतिन के पास रिटेलिएटरी पावर अब नहीं बची है। पुतिन धीरे धीरे सभी तरफ से समेटे जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेके वेनेजुएला, सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान, इन तब सभी जगहों से हमें रशिया को लगातार चुनौती मिल रही है। और अब यूक्रेन रशिया पर लगातार जैसे हमलावर हो रहा है, और अब उनको नुकसान होना और उनका यह स्वीकारना कि हां हमें दिक्कत हो रही है, रूस के अंदर दिक्कतें खड़ी करेगा। क्योंकि इसी तेल से उनके यहां फसल कटाई का सीजन है। अब पेट्रोल अगर या गैसोलीन उनके व्हीकल्स को, जो कृषि में उपलब्ध यूज होने वाले हैं, उनके लिए उपलब्ध नहीं होगा, तो उससे कृषि प्रभावित होगी। यह एक बड़े संकट की तरह से देखा जा रहा है। इसी के लिए रशिया, जिनको पहले क्रूड सप्लाई करता था, उनसे सही तेल और गैस मंगवाने की चाहत में है। तो इसीलिए वो इंडिया, बेलारूस और कजाकिस्तान से अपनी सप्लाई की पूर्ति करवा रहा है। बेलारूस से रेगुलर ट्रेन जा रही है। बात अगर भारत की जाए तो भारत से रिफाइन होकर पेट्रोल वहां जा रहा है। यह सूत्रों से निकली हुई खबर है कि 30,000 से 40,000 मैट्रिक टन से लदा हुआ टैंकर भारत से रवाना हुआ। 60,000 से अधिक टन पेट्रोल भारत अपनी तरफ से भेज चुका है। लेकिन जब यह सवाल भारत सरकार से पूछा गया तो भारत सरकार ने साफ साफ इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की किसी कंपनी ने या भारत सरकार ने तेल नहीं भेजा। ऐसा क्यों? हो सकता है कि कल को हमें फिर से इसके चलते प्रतिबंधों का सामना करना पड़े कि आप रूस को पेट्रोल भेज रहे हैं, क्रूड की तो परमिशन दी हुई थी, आप उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? ऐसे में एक आंसर जो दिया गया वो ये था कि स्वतंत्र रूप से अगर कोई बेच रहा हो तो हमें नहीं पता। इसका मतलब हमारी रिफाइनरीज, क्योंकि रशिया की एक रिफाइनरी भारत में चलती है नायरा नाम से, जिसके अंदर रूस की कंपनी रोजानेफ्ट का 49% स्टेक है। वो कंपनी अपने देश में, यानी भारत के अंदर, मुद्रा के पास, गुजरात के अंदर ऑयल रिफाइन करके किसी प्राइवेट प्लेयर को दे और वो प्राइवेट प्लेयर रशिया को जाकर सौंप दे। कुछ ऐसा हो रहा हो तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कैपलर शिप ट्रैकिंग आंकड़ों के अनुसार यह बात निकलकर बाहर आई कि जून 2026 में भारत ने औसतन 27 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट के आंकड़े पूरी तरह के आंकड़ों को पछाड़ते हुए थे। अपनी आवश्यकता के 50% से अधिक इंपोर्ट भारत ने रशिया से इन दिनों किया है। भारत का जो ऑयल इंपोर्ट रहा वो लार्जेस्ट रहा सारे कॉम्पिटिटर्स की तुलना में। मतलब यूएई, वेनेजुएला, सऊदी, यूएसए सब एक तरफ और रशिया एक तरफ, और हमने इसी बीच में अपने पास से मंगाए हुए क्रूड को रिफाइन करके रशिया को बेचा, लेकिन सरकारी रूप से नहीं,
स्वतंत्र रूप से, क्योंकि आंसर यह है कि इंडिपेंडेंट ट्रेडर ऐसा कर रहे हो तो इसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते। इसका मतलब साफ है कि भारत सरकार अपने एचपीसीएल, बीपीसीएल इनकी जिम्मेदारी से बच रही है, लेकिन इंडियन रिफाइनर्स फुजरा पोर्ट के थ्रू, यूएई के थ्रू होकर के कहीं से कुछ पहुंचा दे रहे हैं, तो इस पर कोई क्लेम फिलहाल नहीं ले रहा है। इसी बीच में बेलारूस यहां पर बड़ी मात्रा में तेल लगातार पहुंचा रहा है। अब सवाल बड़ा है कि यूक्रेन की असल चाहत क्या है। तो देखिए, यूक्रेन चाहता यह है कि देखो, मुझे आपके क्षेत्र पर कब्जा नहीं करना है। पुतिन को इतना मजबूर कर देना है कि वो टेबल टॉक करने के लिए मजबूर हो, उन्हें इतना नुकसान पहुंचाना है कि वो भी समझें कि युद्ध से नुकसान होता है, और नुकसान होता है तो बात नेगोशिएशन की टेबल पर आती है। इसी करने के लिए वो लगातार हमले कर रहे हैं। कुछ समय पहले, लगभग 2014 के अंदर, रशिया ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। क्रीमिया पर जब कब्जा हुआ, वहीं से ही G8 टूटकर G7 बना। रूस को G8 देशों से निकाल दिया गया और G7 ग्रुप बचा। वो जो क्रीमिया है ना, उस क्रीमिया का कनेक्ट रशिया मेनलैंड से एक ब्रिज के थ्रू होता है। लगातार यूक्रेन उस ब्रिज को टारगेट करता रहा। क्रीमिया तक बाकी जो कनेक्टिविटी है वो वाया सी है। अगर रशिया वहां पर ऑयल की, गैस की सप्लाई करता है तो वो वाया सी कर सकता है। लैंड के थ्रू वहां पर दिक्कतें रहती हैं, और ये लगातार क्रीमिया के लिए इस तरह की मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। फसलों की कटाई में, लोगों की सार्वजनिक सुविधाओं में, कैप्चर किए हुए क्षेत्रों में इस प्रकार की जब दिक्कतें होकर आएंगी, तभी जाकर के लोग, हो सकता है कि बातचीत करने के लिए पुतिन को विवश करें कि जाओ आप यूक्रेन से बात करो। ये वो ब्रिज है जिसको लगातार यूक्रेन हिट करता आया है, और इसके हिट होते ही क्रीमिया आइसोलेट होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका मेजर लैंड मास यूक्रेन से कनेक्टेड है। क्रीमिया नेचुरली, ज्योग्राफिकली भी कनेक्टेड यूक्रेन से ही है, लेकिन रूस ने अपने लैंड मास से इसे जोड़ करके सप्लाई को बना रखा था। अब ऐसी जगहों पर लगातार हो रहे हमले आने वाले समय में रूस के लिए और क्रीमिया के लोगों में एक डिससेटिस्फैक्शन पैदा करेंगे कि आप हमारी ही हिफाजत नहीं कर पा रहे, तो हम आपके साथ क्यों रहें। कुछ उस तरह की स्ट्रेटजी से फिलहाल यूक्रेन आगे बढ़ रहा है। अब पुतिन के पास में क्या विकल्प बचे हैं, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि रिफाइनरीज तो जैसे सही होंगी, लेकिन पुतिन का कहना है कि हमें अपनी सुरक्षा मजबूत करनी होगी, हम पर हो रहे हमलों को हमें रोकना होगा। असल मायने में ड्रोन इस समय रूस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। बड़ी मात्रा में ड्रोन हमले अब आए दिन रशिया के अंदर हो रहे हैं, उनका कोई सॉल्यूशन रशिया नहीं निकाल पा रहा है। आने वाला समय उन्हें कुछ ऐसे सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर करेगा, या रशिया सरेंडर कर देगा, यानी बातचीत के लिए टेबल पर आ जाएगा। ये देखने वाला विषय होगा। बाकी आप इसे कैसे देखते हैं, आपकी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हां, आपसे कुछ जो जानकारियां हमने प्राप्त की थी उससे निर्धारित हमने कुछ बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट आपके लिए तैयार किया है। क्लासेस जल्दी ही शुरू हो रही हैं, जाकर कोर्स को ज्वाइन करिए। ये निश्चित ही आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने वाला प्रोग्राम है, जिसका जिक्र मैंने मल्टीपल टाइम अब तक कर दिया है। धन्यवाद। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है।